हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूं। पहला क्वेश्चन है, the primary responsibility of a teacher's adjustment lies with the children, the principal, the teacher himself, or the community. So the answer is primary responsibility of teacher's adjustment किसके साथ होता है बताइए? बच्चे के साथ, प्रिंसिपल के साथ, या टीचर खुद के साथ, या कम्युनिटी के साथ? तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का खुद के साथ होता है, तब वो बच्चे के साथ या प्रिंसिपल या कम्युनिटी के साथ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर इज डाइजेस्टिव अपसेट, एक्सप्लोसिव बिहेवियर, फटीग और वरी। तो क्या है कि नर्वस स्टेबिलिटी का सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट सिस्टम होता है जब टीचर का बिहेवियर अचानक से एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक्सप्लोसिव बिहेवियर जब होता है वो बच्चों को पर बहुत ज्यादा जब गुस्सा करने लगता है तो उसे हम एक्सप्लोसिव बिहेवियर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स of a good achievement test? Reliability, objectivity, ambiguity and validity. Reliability किसी भी अचीवमेंट टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिलायबिलिटी क्या होता है कि अगर किसी टेस्ट को बनाया गया, कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाया गया, ठीक है, और उससे अगर हम किसी ग्रुप पे इम्प्लीमेंट किए वो टेस्ट, तो एक बार में जो रिजल्ट आया, फिर कुछ समय के बाद, 3 महीने के बाद फिर वो टेस्ट को उसी जगह, सपोज कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको कि स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट या अचीवमेंट टेस्ट है कोई, तो किसी बच्चे पर एक क्लास पर किया गया, दोबारा फिर अगर उसको कंडक्ट कराया जाता है तो अगर सेम स्कोर आता है तो वो टेस्ट क्या होता है? रिलायबल होता है। नहीं तो हर बार सेम ग्रुप पर टेस्ट कराया गया और अलग अलग रिजल्ट आए तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, मतलब कि जो उसका आंसर जो है वो फिक्स्ड होता है, वो आंसर चाहे कोई भी चेक करे उसका ऑब्जेक्टिविटी जो है क्वेश्चन का वो सही होना चाहिए टेस्ट का। फिर एम्बिग्विटी मतलब द्विअर्थी होना उसमें, तो ये किसी भी अचीवमेंट टेस्ट का ये क्वालिटी नहीं होना चाहिए, ये विशेषता नहीं होती है एम्बिग्विटी जो होती है, ठीक है। उसका आंसर ही होगा। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो टेस्ट जिस सब्जेक्ट को जांचने के लिए बनाया गया है वो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें हो, तभी वो टेस्ट वैलिड माना जाएगा। सपोज अगर मैथ्स के अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चंस बना हुआ है और उसमें अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस डाले गए तो वो वैलिड नहीं कहा जाएगा। मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए बना है उसमें उसी सब्जेक्ट के कंटेंट होने चाहिए। Which of the following belongs to a projected aid? Projected aid किसको कहते हैं? Blackboard, diorama, epidioscope and globe. So its answer is epidioscope. ठीक है, epidioscope में क्या होता है कि आप एक लालटेन की तरह होता है या शीशे की तरह होता है जिसमें आप पिक्चर डालते हो तो उसका पिक्चर स्क्रीन पे बनता है। सो इट इज एपिडायस्कोप। अगला क्वेश्चन है, एपिडायस्कोप इज ए डिवाइस क्या है जो कि यूज होता है टू प्रोजेक्ट बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक है, और typically used to project images of book and drawings. A diorama has 3-dimensional scene created to illustrate an academic subject, may be a plot of story or event in the history. So our answer was epidioscope. Majority of the students in a class misbehave. What does it tell you? अगर ज्यादा बच्चे आप क्लास में मिसबिहेव करते हैं इसका क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लास, क्या क्लास में डिस्ट्रैक्शंस है? लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, टू मेनी रूल्स
और जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये होगा इसका आंसर कि जनरल इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, you come across a teacher who believes that students are naturally curious and that the best way to encourage learning is through a process of self-discovery. Such student is highly likely to encourage extrinsic competition, extrinsic motivation, imitation, intrinsic motivation। क्या है कि अगर आप ऐसे टीचर के समीप आते हैं जो कि यह मानते हैं कि स्टूडेंट्स आर नेचुरली क्यूरियस एंड दैट द बेस्ट वे टू एनकरेज लर्निंग इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सच ए स्टूडेंट इज हाईली लाइकली टू एनकरेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना, उसका क्या होता है, आंतरिक प्रोत्साहन मिलती है, लाइकली टू एनकरेज इंट्रिंसिक, क्योंकि वो नेचुरली क्यूरियस होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रिंसिक में इज ए रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर इन ए रिवॉर्ड्स और अदर इंसेंटिव लाइक प्रेज, फेम और मनी। और इंट्रिंसिक में क्या है कि समथिंग डूइंग बिकॉज इट इज पर्सनली रिवॉर्डिंग लाइक एंजॉयमेंट एंड सैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो उस बच्चे को नेचुरल था इसलिए। यंग एडोलेसेंट्स रेबल टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज देयर क्रिएटिविटी, देयर डिजायर फॉर फ्रीडम, देयर पर्सनल इनएडिक्वेसी। जो यंग एडोलेसेंट्स किशोर होते हैं वो क्या रेबल क्यों करते, विरोध क्यों करते, विद्रोही क्यों होते हैं, तो ये होता है कि देयर डिजायर टू फ्रीडम, जब वो एडोलेसेंस में होता है तो उनको फ्रीडम की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो रेबल करते हैं वो अपने मन का करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, you have an aggressive student in your class. Which of the following would you adopt to handle him? Allow him to opportunity to act aggressively. Explain him about the harmful consequences of aggression. Punish him. Put him in a highly frustrating and embarrassing situation. So answer, आप टीचर हैं तो हमेशा आपका आंसर होगा पॉजिटिव, सो यू हैव टू आंसर, योर आंसर विल बी बी, हाँ, कि हार्मफुल कंसिक्वेंसेस आपको उसको बताने होंगे। ठीक है, एज ए टीचर you have to be positive so that you can reform him. A blackboard cannot be used for improvement of a paragraph. Making reports based on information, so schematic diagram, summary of relationship between facts. So a blackboard को हम reports based on information के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड learning material based on syllabus to a learner, a material to teachers to base teaching on, a material forming basis and content of for examinations, reading and reference material for teachers। तो ये क्या होगा कि टेक्स्ट बुक का क्या है, प्रोवाइड ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन सिलेबस टू ए लर्नर, a material to teachers to base teaching on, a material forming the basis and content for examination, reading reference material। नहीं, इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा लर्निंग मटेरियल लर्नर को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जनरेशन गैप रेफर्स to attitude of adults to teenagers, difference in values of different age groups, problem of teenagers, growing awareness of adolescence। तो इसमें इसका आंसर होगा
बी डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना, क्योंकि जैसे जैसे एज में अंतर होता है वैसे वैसे जनरेशन गैप बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, is called perceptual level of learning, concrete to abstract, known to unknown, analysis to synthesis, simple to complex. So it is concrete to abstract, perceptual level of learning. ठीक है, क्योंकि परसेप्शन होता है ना, इसमें कॉन्क्रीट दिखाकर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में परसीव करना होता है, सो इसे हम परसेप्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं। इज एक्सपीरियंस डिपेंडेंट एनहांसमेंट ऑफ आवर एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी, हियर और फील, टेस्ट और स्मेल। अगला क्वेश्चन है, the least important thing to do in teaching is drawing sketches and diagrams on the blackboard, lecturing in interesting way, ensuring discipline in the class, punishing the students. So most important is lecturing in interesting way. टीचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बच्चों को क्लास में मन लगे और वो क्लास टीचर के बात को ध्यान से सुने। ठीक है, अगला है, हाउ इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर इज जज्ड। एक टीचर की कॉम्पिटेंसी को कैसे जज करते हैं? लेंथ ऑफ एसोसिएशन विथ ए स्कूल, कितने लंबे समय से वो स्कूल में है, मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी, बुक्स पब्लिश, सो इट इज all related with the students, so meeting the needs of students. Next question है, as a teacher how would you react to a wrong answer given by a student? Scold him for not studying, explain why the answer is wrong, ask another student for the correct answer, ignore the wrong answer and pass on to the next question. Again, you have to be positive in your response as a teacher, so the answer will be explain why the answer is wrong. So ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, as a teacher, what would you do if you realize that students are not understanding what is being taught in the class? तो आप क्या करोगे जब आपको लगे कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? चेक अप द रिलेटेड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन टू कंप्लीट द सिलेबस, रिपीट द लेसन, टीच द लेसन अगेन विथ रियल वर्ड एग्जाम्पल्स। सो आंसर इज कि टीच द लेसन रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स से समझाना, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड? पोजीशन ऑफ requisite abilities to be a teacher, devotion towards the profession, the desire to excel as a teacher, none of the above. So the answer is possession of requisite abilities to be devotion towards the profession, so teaching aptitude. अगला क्वेश्चन है, on which list the education is in Indian Constitution? भारत के संविधान में एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो एजुकेशन आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंदर में होता है, उसे हम जो आइटम उसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो एजुकेशन सेंट्रल और स्टेट दोनों के हाथ में है, इसलिए इसे कंकरेंट लिस्ट में कहेंगे। If you want to ensure participation of more students in class, which of the following method of teaching would you adopt? बहुत सारे
ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करें क्लास में, इसके लिए आप कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रेसिटेशन, रोल प्ले। तो इट विल बी डिस्कशन। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सो इट विल बी डिस्कशन मेथड। अगला क्वेश्चन है, what makes an adolescent revolt against authority? He think एक किशोर को किस चीज अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट विद्रोह करने के लिए कौन सा कारण है? He thinks that he is mature enough. He wants his want for recognition and independence. इंडिपेंडेंस में एम आ गया है, इसको हटाना है। इंडिपेंडेंस टाइप कर of thought and action. He thinks that he is intelligent enough. He believes that he does not need any advice. नहीं, इसमें है कि रिवोल्ट करता है क्योंकि उसको रिकॉग्निशन चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए, इसलिए वो रिवोल्ट करता है। किशोर जो होता है किशोरावस्था में बच्चा, इसीलिए रिवोल्ट करता है। You want to develop cooperation and team spirit in students. Which activity would you propose? जब आप बच्चों में कोऑपरेशन, सहयोग और टीम स्पिरिट लाना चाहते हैं तो कौन सा वर्क करेंगे जिससे कि ये डेवलप करेगा? तो क्या क्या ऑप्शन है? आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क एंड क्विज। सो इट विल बी प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क करने में बच्चों में आपस में कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट बढ़ता है क्योंकि वो मिलजुल कर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, where is environment awareness necessary at all stages of education? Important for human survival. Environment varies from region to region. Man must control and change environment, none of the above. So its answer is important for human survival. अगला क्वेश्चन है, द टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग sedentary, staggered, factual and sectoral. Staggered मतलब वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि टिपिकल इंफॉर्मेशन क्या है? फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज सेडेंटरी नहीं, सरप्राइज नहीं, फैक्चुअल। इट इज फैक्चुअल। फैक्चुअल होगा तभी इंफॉर्मेशन रिच होगा और सही होगा नहीं, सो इट विल बी फैक्चुअल। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय passive aggression, encoders, personality characteristics, external clues, encoder, decoder, contact हो। So it will be expressive communication। क्या होता है कि एक मैसेज जो भेजा गया, sending a message to another person, the people who are deaf and dumb are able to express in many ways। Passive aggression क्या होता है? Communications are most likely to communicate with body language, or lack of open communication to another person, such as spreading rumors behind the people's back, or encoder uses medium to send message and decoder interprets। तो क्या है? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है, इट इज एनकोडर, डिकोडर, कॉन्टैक्ट। ओके, सो यहाँ पर अगेन है answer is encoder, decoder, contact। अगला क्वेश्चन है, positive classroom communication leads to cohesion, confrontation, submission, persuasion।
फोर्सिंग कोर्सन क्या है, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना। सबमिशन है सब किसी के पावर के आगे सबमिट करना। और परसुएशन क्या है, एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस समवन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर इज परसुएशन। ठीक है, पॉजिटिव क्लासरूम जो होता है ना वो परसुएशन को लीड करता है। तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, classroom communication is the basis of social identity, external inactivities, biased passivity या group aggregation aggression। तो सोशल आइडेंटिटी, क्लासरूम का कम्युनिकेशन क्या है, सोशल आइडेंटिटी का बेसिस है। सो इट इज आंसर इज सोशल आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है, which of the following is true about the ways of learning for students? Speed of learning is same for all students. Each child has a unique learning style. Children follow the way other students learn. All children immediately follow teachers' instruction. इसका आंसर होगा कि हर चाइल्ड का इंडिविजुअल डिफरेंस का ये क्वेश्चन है। हर चाइल्ड का अपना स्टाइल है, यूनिक स्टाइल है लर्निंग का। हर कोई दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बच्चों के बारे में ये सही है कि हर चाइल्ड का अपना यूनिक स्टाइल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी और अंडरस्टैंडिंग। So it is quite obvious कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग प्रीसपोज्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, Why is learning by doing important? Learning by doing important क्यों है? It develops interest among children, maintains discipline, keeps children busy, promotes meaningful learning। इसका मतलब है कि लर्निंग बाय डूइंग से मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट होता है, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं तो वो लर्निंग लंबे समय तक होती है और वो ज्यादा सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। लर्निंग इन मदर टंग हेल्प्स a student grasp what is being taught, interpret, create, reproduce, easily comprehend। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इजीली कॉम्प्रिहेंड। लर्निंग मदर टंग में जब पढ़ाई होती है तो बच्चे उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो a student is exceptional when his performance is significantly above or below the average student, above the average student, below the average student, similar to the average student। It is above the average student जब किसी का परफॉर्मेंस होता है तो उसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। अबव और बिलो द एवरेज। एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन होता है, जो जिसका परफॉर्मेंस जो होता है अबव और बिलो एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा होता है तब भी प्रतिभाशाली हो जाता है, और एवरेज स्टूडेंट से कम होता है तो वो पिछड़ा बालक हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में वो एक्सेप्शनल चाइल्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, equalization of educational opportunity is provided in Article 14 of Indian Constitution। 14 नहीं 45। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following chaired the committee of draft of new education policy? So it is Kasturi Rangan, Dr. K. Kasturi Rangan. लगेगा कि 3 है इसलिए As per NEP 2020, teaching up to at least what grade to be in mother tongue? So answer is standard 5, grade 5. Okay. The 10 plus 2 structure has been replaced by 5334. है ना? 5 plus 3 plus 3 plus 4, 5 years, उसके बाद 3 years middle और उसके बाद 6 के बाद फिर 5 साल up to 2 class 2, फिर 2 to 5, फिर 5 to 8 and 8 to 12 class. It is 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 plus 3 plus 3 plus 4 refers to India's new model of schooling adopted under NEP 2020 in July 2020. The old model was 10 plus 2. 5 plus 3 plus 3, 4 refers to 5 foundational years, whether in Anganwadi or preschool. This is followed by 3 years of preparatory learning from 3 to 5 up to 2 plus 5 years. This is followed by middle stage 3 years length of final year and 4 years secondary stage up to class 12 or 18 years of age. So a detail has been given. You can see National Curricular Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education for Children up to age 8 will be developed by which organization? ये कौन डेवलप करेगा? It will be developed by NCERT. ठीक है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी है वो NCERT के द्वारा डेवलप किया जाएगा. As per NEP 2020, National Assessment Center Karak will be set as standard setting body. What does letter R stand for? So it is correctly ticked here. It is review. So full form of Karak is performance, P, A assessment, R review, A analysis of knowledge for holistic development, means all round development. So that's all for today. Thank you.